हेलो क्लास 10th के स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग बच्चे? बहुत अच्छे होंगे। और आपकी जो तैयारी चल रही है टर्म 2 एग्जाम के लिए वो बहुत ही बेहतरीन ढंग से चल रही होगी, ठीक है। और इससे पीछे जो हमने कवर कर लिया चैप्टर वो था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अगर उसका वीडियो आप चाहते हो तो यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड फॉर टर्म 2 बाय विजेता सर। ऐसा टाइप कीजिएगा यूट्यूब पर तो जो है एक प्लेलिस्ट खुल के आएगा, उसमें सारा वीडियो सिस्टमैटिक ढंग से बना हुआ है। वहां पर जाके वो चैप्टर आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ केमिस्ट्री ही टर्म 2 के लिए पढ़ा रहा हूं, आपको जो है फिजिक्स का भी वीडियो यानी इलेक्ट्रिसिटी का भी वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ बायोलॉजी जो है उसका भी वीडियो मिल जाएगा। रिप्रोडक्शन जो भी टर्म 2 साइंस में आ रहे हैं वो सारे चैप्टर्स का वीडियो आपको मेरे YouTube चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री का सबसे लास्ट चैप्टर जो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। यही चैप्टर्स के बारे में आज डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। इसमें भी हम पार्ट बाय पार्ट वीडियो ही लाएंगे। 6 से 7 पार्ट इसका भी बनेगा और ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा टर्म 2 के लिए। हालांकि अगर मैं बात करूं तो सीबीएसई टर्म 2 में इस चैप्टर से यानी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट चैप्टर में से एक भी टॉपिक को डिलीट नहीं की है, रिड्यूस नहीं की है, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर हमको पढ़ना है, बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगा। किसी भी चीज़ की कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी और कोई भी कंसेप्ट ऐसा ना होगा इस चैप्टर में जो आपको समझ में नहीं आएगा। सारा चीज़ अच्छे से समझ में आएगा। शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए तभी तो भाई समझ में आएगा ना, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट बार आए हो तो पहले पीछे जो वीडियो है मैंने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर 2 का पढ़ा लिया, उसका 1-2 वीडियो जरूर देखो, ठीक है। ओके, तो आइए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो पहले जो एलिमेंट्स था, ठीक है, मान के चलिए एक आपको मैं एक कहानी सुनाता हूं, उस कहानी से थोड़ा विजुलाइज कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि थोड़ा विजुलाइज कीजिएगा तब ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको, ठीक है। क्लास 12th में जब जाइएगा आप तो वहाँ एक चैप्टर है सॉलिड स्टेट, केमिस्ट्री का ही है। उसमें वो जो पूरा चैप्टर है विजुलाइजेशन पर ही बेस्ड, जितना ज़्यादा विजुलाइज कीजिएगा उतना ज़्यादा वो चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा बहुत विजुअलाइज करना है, समझिए इस बात को। एक कहानी छोटा सा कहता हूँ कि आप एक कोचिंग खोल लिए हैं, ठीक है। शुरुआत में ही आप एक टीचर हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, आपने कोचिंग जो है खोला घर पे या कहीं पे भी खोला, ठीक है। तो पहला दिन जो है 7 का 2 स्टूडेंट एडमिशन लिया, 8 का लिया, फिर 9th का लिया स्टूडेंट्स, फिर 10th का लिया। बस वो फर्स्ट दिन ही एक दो स्टूडेंट्स वो जो है एडमिशन ले रहे थे, ठीक है। फिर अगले दिन एक दो एडमिशन ही ले रहे थे, ज़्यादा स्टूडेंट्स एडमिशन नहीं ले रहे थे। तो आपका इकोनॉमिक कंडीशन उतना अच्छा नहीं है, आपके पास उतना पैसा नहीं है, तो क्या आप 7, 8, 9, 10 ये सारे क्लास के लिए क्या अलग से टीचर रख पाओगे? क्योंकि स्टूडेंट्स तो 7 में भी 1-2 है, 8 में भी 1-2 स्टूडेंट है, 9th में भी 1-2, फिर 10th में भी 2-3 है। तो अलग अलग टीचर रखना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा वहाँ पर। क्यों भाई? क्योंकि आपका इकोनॉमिक कंडीशन उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पर आप टीचर अवेलेबल नहीं करा सकते हैं हर एक क्लास के लिए, पर क्लास के लिए आप टीचर अवेलेबल नहीं करा सकते हैं। जब आपके पास स्टूडेंट कम हो तो आप कैसे कर पाइएगा? क्योंकि आपका इकोनॉमिक कंडीशन खराब है। हाँ, जिनके पास पैसा है, रुपया ताव, मोस्ट ताव और रुपया है तो वो कर सकते हैं। लेकिन जो टीचर के पास इकोनॉमिक कंडीशन उतना अच्छा नहीं है तो वो 4 टीचर कहाँ से रख पाएंगे पर क्लास के लिए? वो कहाँ से रख पाएंगे? तो वो ये बात है, कंडीशन ये है। समझ में आया? देखिए, तो आपने कोचिंग खोला, अब एडमिशन ले नहीं रहे हैं बच्चे, 1-2 ले रहे हैं, तो फिर आप क्या कीजिएगा? उस कंडीशन में आप एक ही टीचर अवेलेबल करवाइएगा। क्यों? क्योंकि भाई हर एक क्लास में तो 1-2 ही स्टूडेंट है और आपका इकोनॉमिक कंडीशन भी उतना अच्छा नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात? तब आप क्या कीजिएगा कि सारे स्टूडेंट्स को एक क्लास में कंबाइन कर दीजिएगा। सभी स्टूडेंट जैसे 7 क्लास का स्टूडेंट, 8 क्लास का स्टूडेंट, 9 क्लास का स्टूडेंट, 10th क्लास का स्टूडेंट, सभी को एक क्लास में बैठाइएगा और एक ही टीचर से पढ़वा लीजिएगा। इससे क्या होगा कि सारे स्टूडेंट्स भी पढ़ लेंगे और उसके साथ साथ आपका जो पैसा है टीचर को पेमेंट भी जो है 4 टीचर का पेमेंट थोड़ी ना करना पड़ेगा, एक ही टीचर को पेमेंट करना पड़ेगा। इससे कम पैसा में भी आपका काम बन जाएगा। अभी मैं ये क्यों बता रहा हूँ, ये राम कहानी क्यों पढ़ रहा हूँ आपके सामने, बस 2 मिनट वेट कीजिए, अभी
आपको कितना अच्छा एग्जाम्पल आप सेट कर लीजिएगा, अभी मैं बता रहा हूँ, वो मज़ा आ जाएगा, देखिएगा थोड़ा देर, ठीक है। अब मान के चलिए ये पहला कंडीशन था, ये पहला केस था, समझ गए पहला केस। दूसरा केस क्या है भाई साहब, दूसरा केस क्या है कि आपने कोचिंग खुला, पहले ही दिन 7th में 20 स्टूडेंट, 8 में 20 स्टूडेंट, 9th में 23 स्टूडेंट, 10th में जो है 40 स्टूडेंट्स, पहले ही दिन एडमिशन ले लिए। तो स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे कि अकेले एक जगह एक क्लास में गैदर्ड करके, एक क्लास में कंबाइन करके वो सारे स्टूडेंट्स को आप पढ़ा नहीं सकते, गैदर्ड हो जाएगा, फिर वहां पर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। पता चलेगा पहले ही दिन एडमिशन करवाएं और दूसरा दिन भाई कोई स्टूडेंट्स आया ही नहीं, हाँ बैठिएगा माथा पीट के। तो वही बात है, इस कंडीशन में आप क्या कीजिएगा, जैसे 7 क्लास है तो 7 क्लास के लिए अलग रूम लीजिएगा, 8 क्लास के लिए अलग रूम रहेगा, 9th क्लास के लिए अलग रूम रहेगा, 10th क्लास के लिए अलग रूम रहेगा। और 7 क्लास में 7 के ही स्टूडेंट्स बैठेंगे, 8 क्लास में 8 के ही स्टूडेंट्स बैठेंगे, 9th क्लास में 9th के ही स्टूडेंट्स बैठेंगे और 10th क्लास में 10th के ही स्टूडेंट्स बैठेंगे। अब ऐसा करने से क्या होगा भाई साहब, ऐसा करने से ये होगा कि टीचर को पढ़ाने में सुविधा हो जाएगा, ठीक है। और जैसे हम बात करें तो हर एक स्टूडेंट्स के बारे में स्टडी करना, उसको पहचानना, जैसे मान के चले यहीं पर गार्जियन आ गए, क्या आ जाए, मान के चले 7th क्लास में एक आयुष नाम का लड़का था, उसके गार्जियन आ गए, ठीक है। और वो ऑफिस में आए, बोले कि आयुष से हमको मिलना है, ठीक है। तो उस समय जो वहाँ पे टीचर रहते हैं वो क्या पूछेंगे कि आपका जो लड़का है या लड़की है, जो भी, आयुष जो है लड़का ही है, तो आयुष जो है वो कौन से क्लास में है। अभी क्लास पूछा क्यों जा रहा है, क्योंकि अगर क्लास वगैरह उनको नहीं पता रहता तो उतने सारे में कैसे पहचानते। तो एक 7th क्लास का लड़का था आयुष, उसको एक पर्टिकुलर ग्रुप में रख दिया गया है जिससे उनके बारे में खोजना बहुत आसान हो जाता है ना। 7th क्लास का जो आयुष नाम का लड़का था वो 7th क्लास में, जानते हैं 7th क्लास में, हाँ बोला अच्छा 7th क्लास में, तो 7th क्लास में गए, बोले आयुष इधर आओ तुम्हारे पेरेंट्स आए, तो कितना आसानी से आयुष को खोज लिए। जैसे हम बात करें तो हम सेंट पॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिरसिंहपुर में पढ़ते हैं, वहाँ अप्रॉक्स में जब हम पढ़ते थे, क्लास 10th में जब थे, तो अप्रॉक्स में 5000 स्टूडेंट्स थे। तो वहाँ गार्जियन आते थे तो खोजने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता था, लेकिन उतना भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता था, क्योंकि वहाँ पर हर एक क्लास में जो है जो सेक्शन था उस हिसाब से बांटा गया था, क्लास 7, 8, 9, 10। तो टीचर मतलब गार्जियन आए और बोल दिए कि हमारा लड़का जो है 10B में पढ़ता है, 10C में पढ़ता है, ठीक है, जिससे आसानी से मतलब जो है पेरेंट्स जो है बच्चे से मिल लेते थे। लेकिन अगर यहीं पर मान के चलिए कोई भी सेक्शन नहीं रहता, कोई भी क्लास नहीं रहता और सभी बच्चे इधर उधर बैठे हुए, तो मान के चलिए आयुष नाम का लड़का तो बहुत सारा होता है ना, तो उस समय कैसे खोजते, खोजने में कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता ना। बस यही फंडा यहाँ एलिमेंट्स के साथ भी देखने को मिलता है। क्या भाई साहब, यही फंडा एलिमेंट्स के साथ देखने को मिलता है। मान के चलिए बहुत सारा एलिमेंट, अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में NCERT के हिसाब से देखें तो 118 एलिमेंट्स अभी तक है, लेकिन अभी और भी हैं, ऐसा नहीं, अभी और भी एलिमेंट्स हैं, लेकिन NCERT में जो दिया गया है वही तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो NCERT में भाई साहब 118 एलिमेंट्स अभी अवेलेबल हैं। तो भाई साहब अगर उसमें ग्रुप नहीं बना रहता ना, इसको सिस्टमैटिक ढंग से अरेंज नहीं किया रहता, तो क्या हम उसको समझ पाते, हर एक एलिमेंट्स को प्रॉपर वे में स्टडी कर पाते? डेट इज क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर अस ना, डेट विल क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर अस। हम लोग उसके बारे में स्टडी नहीं कर पाते। अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया गया है, उसमें सिस्टमैटिक ढंग से हर एक एलिमेंट्स को एक पर्टिकुलर ग्रुप में रखा गया है जिससे हम उसके बारे में स्टडी कर पाते हैं। अभी 118 एलिमेंट्स रहता और कोई इधर रहता, कोई इधर रहता, कोई उधर रहता, कोई उधर रहता, कोई ऊपर कोई नीचे, भाई साहब उसको हम पहचान ही नहीं पाते कि कौन कहाँ है, कौन कहाँ है। उसके प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करना बहुत मुश्किल हो जाता। क्या, जैसे एक और छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, थोड़ा बकवास कर रहा हूँ, लेकिन बच्चों बकवास आपके लिए बहुत अच्छी साबित होगी। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा एग्जाम्पल्स मैं आपको ठोकूंगा आप पर, उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। जैसे देखिए, आप मेला तो गए होंगे, फेयर में, मेला में एकदम खा रहे हैं गोलगप्पा और लाइनबाजी कर रहे हैं, सब कुछ होता है मेला में। जानते हैं मेला क्यों जाते हैं लोग? घूमने तो कम जाते हैं, लेकिन वो लाइनबाजी जो होता है ना, गांव में बोलते हैं लाइनबाजी, और नहीं बोल लेंगे, अश्लील वर्ड है, तो वो करने जाते हैं। जैसे दोस्त के साथ गए
वहाँ पे दिख रही है लड़की, अरे भाई पीली फराक वाली देखो ना यार कितनी मस्त लग रही है, चल चल उसको नंबर दे के आते हैं। कलम लाया है? हाँ लाए हैं। हाँ चल 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 लिखो लिखो लिखो, हाँ 97 56 72, चल चल उसको नंबर दे देते हैं। लेकिन जैसे ही नंबर देने जाते कि भाई साहब वो जो लड़का रहता है उसका तो अत्ती पत्ती गुल रहता है, वो तो उसको दे ही नहीं पाता। फिर भी हिम्मत से दे ही दिया, तो लड़की का भाई रहता है बगल में। अब भाई साहब लड़की का भाई है तो दे नंबर कैसे इसी के लिए काम नहीं बनती। तो वो सब होता है, वो सब कॉमन बात है, अभी तो चलता ही रहता है। मेला सब लोग लड़के लोग जो है इसी के लिए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए आप मेला जाते होंगे भाई साहब, तो मेला में क्या देखते हैं? मेला में अलग अलग टाइप के जो है पीपुल रहते हैं, अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं। अगर हम कास्ट के बेसिस पर देखें तो भाई साहब एक्स कास्ट का लोग होगा, वाई कास्ट का लोग होगा, जेड कास्ट का लोग होगा, अलग अलग कास्ट के लोग होंगे। तो उस मेला में, उस फेयर में अगर हम खोजें कि भाई साहब एक्स जाति के लोग कितने हैं, तो भाई हम स्टडी ही नहीं कर पाएंगे। हमारे लिए वो जानना, परखना, समझना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। होगा कि नहीं भाई साहब, आप मेरे को बताओ, होगा ना? फिर हम कहेंगे अरे वाई जाति के लोग कितना ही मेला में, अरे भाई असंभव है खोजना आपके लिए। कोई उधर है, कोई उधर है, कोई तितर भीतर, भाई साहब अनएबल टू सर्च यू कैन नॉट सर्च करना मुश्किल हो जाएगा वहां पर। क्या सही बोल रहा हूं ना? अब यही में क्या कीजिए, एक्स जाति के जो लोग हैं उसको एक रो में डाल दीजिए, एक ग्रुप बना दीजिए एक्स जाति का, फिर वाई जाति का एक ग्रुप बना दीजिए और जेड जाति का एक ग्रुप बना दीजिए। अब खोजिए कि भाई एक्स जाति में कितने लोग हैं, आराम से गिन लीजिए, वाई जाति में कितने लोग हैं, आराम से गिन लीजिए, जेड जाति में कितने लोग हैं, आराम से गिन लीजिए। इससे क्या हो जाएगा, आसानी से हम खोज पाएंगे सारी कितने जाति, कौन कौन जाति है, उसमें कितने सारे लोग हैं, वो पता चल जाएगा भाई साहब। तो इसी के लिए जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है वो हमको पढ़ना पड़ रहा है। क्यों एलिमेंट को एक सिस्टमैटिक ढंग से अरेंज करेंगे इस चैप्टर में हम ना। आप अरेंज कर लेंगे एलिमेंट्स को तो बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसानी से उसके प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करना बहुत ही आसान हो जाएगा। इसी के लिए यह चैप्टर आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। इतना ज़्यादा भाषण देने के बाद, इतना ज़्यादा बोलने के बाद आई थिंक आप मेरी बातों को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो आइए भाई साहब शुरुआत करते हैं एक नए अंदाज में, ठीक है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हुआ था वो किस किस तरह से हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए थे उन साइंटिस्ट का नाम था डोबर्नियर। क्या नाम था भाई साहब? डोबर्नियर। पहली बार याद रखिए, पहली बार इन्होंने ही प्रयास किया था एलिमेंट्स को अरेंज करने का। एलिमेंट्स तितर बितर थे, अब इसको पहली बार, एलिमेंट्स को पहली बार अरेंज किए थे। सबसे पहली बार जो किए थे उनका नाम था डोबर्नियर। क्या नाम था? डोबर्नियर। पहली बार इन्होंने ही शुरुआत किए थे, ठीक है। अब डोबर्नियर ट्राइड, भाई साहब ट्राइड क्या है? हिंदी में त्रियक बोलते हैं, त्रियक क्या है भाई? ट्राइड देख लेते हैं। ही मेड ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज कॉल्ड ट्राइड। उन्होंने 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाए। क्या किए? उन्होंने 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाए और वो 3 एलिमेंट्स को जो है ना, अब जो 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाए, वो जो एलिमेंट्स था ना वो एक दूसरे के सिमिलर था। वो सारे एलिमेंट्स का जो केमिकल प्रॉपर्टी था ना, वो सारे एलिमेंट्स का जो केमिकल प्रॉपर्टी था वो सेम था। वो सारे सेम ग्रुप, वो सारे सेम ग्रुप, वेरी सॉरी, वो सारे सेम प्रॉपर्टी के जो एलिमेंट्स थे, वो 3 एलिमेंट्स जो थे उनका उन्होंने ट्राइड बनाया, ठीक है। उसी को ट्राइड बोलते हैं, समझ में आया? वो उन्होंने क्या किए, 3 गो एलिमेंट लिए, 3 एलिमेंट लिए और वो 3 एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी था वो सेम था, ठीक है। और 3 एलिमेंट लेने के कारण उन्होंने उसको ट्राइड बोल दिया। क्या बोल दिया भाई साहब? ट्राइड। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। अब ये तो बात थी, ये ट्राइड क्या होता था मैंने आपको बताया, लेकिन भाई ये किस बेसिस पे उसको क्लासिफाई किए, उस एलिमेंट्स को किस बेसिस पर क्लासिफाई कर दिए? ऐसे कर दिए, आजा भाई क्लासिफाई,
आजा भाई क्लासीफाई, आजा भाई क्लासीफाई। ऐसे तो नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ तो नियम होगा, कुछ ना कुछ तो रूल यूज किए होंगे, उस तरह से ना क्लासीफाई करेंगे। तो उन्होंने क्या नियम के अनुसार उन्होंने क्लासीफाई किए वो ध्यान से देखिए। इन डोवर्नियस ट्राइड एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट इज इक्वल टू द एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। पहला नंबर एक बात करें तो इन्होंने जो एलिमेंट्स को अरेंज किए थे वो एटॉमिक वेट के हिसाब से किए थे, और वो भी एटॉमिक वेट क्या, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। ठीक है, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट क्या, तो पहले जो एलिमेंट को उन्होंने रखे थे उस एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट होगा वो कम होगा, फिर उसके अगले वाले एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा उस वाले एलिमेंट से, और सबसे अंतिम वाला जो एलिमेंट होगा वो सबसे ज़्यादा एटॉमिक वेट वाला होगा। इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किए थे। और क्या था कि उन्होंने बोले, क्या बोले उन्होंने बोले, ये देखिए ये ट्राइड है ABC, ये तीन एलिमेंट का ट्राइड दिख रहा है, यानी ABC तीनों का जो केमिकल प्रॉपर्टी होगा वो सेम होगा, बहुत हद तक सेम होगा। ठीक है, और उसको उन्होंने एक ग्रुप में बना दिया जिसको उन्होंने ट्राइड बोल दिया। ठीक है, अब उन्होंने बोले कि यह जो पहले वाला एलिमेंट है, पहले वाला जो एलिमेंट है उसको, उसका जो मास है ना, उसका मास, उसका जो एटॉमिक मास होगा उसको M1 नाम दे दिए। ठीक है, B वाला जो एलिमेंट होगा उसका जो एटॉमिक मास होगा उसको M2 नाम दे दिए। C वाला जो एलिमेंट होगा उसका जो एटॉमिक मास होगा उसको M3 मान दिए। ठीक है, उसको M3, उसका जो मास होगा उसको M3 माने। उन्होंने बोला कि जो A एलिमेंट है और जो B एलिमेंट है, इस दोनों एलिमेंट का आप एवरेज निकालो, वो तीसरे वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर हो जाएगा। मेरी बात संपट पड़ी होगी, आई थिंक आपको नहीं पड़ी तो एक बार और समझ लीजिए क्या बोल रहे हैं। यहां तो एकदम खुल के लिख दिया है कि इन डोवर्नियर ट्राइड एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट इज इक्वल टू द एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। ये जो पहला और तीसरा एलिमेंट है ना, यानी ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तो ये पहला एलिमेंट और ये तीसरा एलिमेंट, ये दोनों एलिमेंट का आप एवरेज निकाल दो, और एवरेज निकालने के बाद इन दोनों एलिमेंट का किस चीज का एवरेज, एटॉमिक मास का एवरेज या एटॉमिक वेट का एवरेज, ये दोनों का निकालो तो वह बी वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर आ जाएगा, या तो पूरी बराबर आ जाएगा, या तो लगभग में बराबर हो जाएगा, अप्रॉक्स में बराबर होगा। ठीक है, समझ में आया क्या किए उन्होंने। एक बार और बता देता हूं यार, मुझे संतुष्टि नहीं मिलती है। हर एक तरह के बच्चे होते हैं, एक बहुत इंटेलिजेंट होते हैं जो एक बार में ही समझ जाते हैं, एवरेज होते हैं जो एक दो बार में समझते हैं, और जो थोड़ा वीक होते हैं उनको थोड़ा टाइम लग जाता है। इसी के लिए मैं एक बार और बताना चाहता हूं। ये जो पहले वाले एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट है और जो तीसरे वाले एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट है, उन दोनों एलिमेंट के एटॉमिक वेट का आप एवरेज निकाल दो तो वो दूसरे वाले एलिमेंट के एटॉमिक वेट के मास का जो है इक्वल हो जाता है। वही बात है, देखो हमने क्या किया, A पहला जो एलिमेंट था उसका जो एटॉमिक वेट था उसको M1 माने, तीसरे वाले को M3 माने, और इस दोनों का जो है एवरेज निकालना था तो बाय में 2, अब बाय में 2 कर देंगे तो जितना आएगा वो M2 के बराबर हो जाएगा। आई थिंक यू हैव गॉट माई पॉइंट, समझ में आ रहा है। ठीक है, इतना कंसेप्ट आपको समझ में आया। तो ये तो उनका नियम था जिस हिसाब से वो काम कर रहे थे। तो उन्होंने किस किस एलिमेंट को अरेंज किया वो देखते हैं। पहला उन्होंने एल्केली मेटल को उठाया। ठीक है, एल्केली मेटल में उन्होंने लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को उठाया। तो लिथियम का जो एटॉमिक वेट होता है वो 7 यूनिट होता है। ठीक है, और पोटेशियम का जो होता है वो 39 यूनिट होता है, और सोडियम का जो होता है वो 23 यूनिट होता है। ये आपने क्लास 9th में बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा। अब क्या किया उन्होंने, वही बात किए, ये पहले वाले एलिमेंट, ये तीसरे वाले एलिमेंट, ये दोनों एलिमेंट का उन्होंने क्या किया, एवरेज निकाला। तो पहले वाले एलिमेंट का 7 यूनिट मास था और तीसरे वाले एलिमेंट का 39 था मास, और बट्टे में एवरेज निकाल रहे हैं तो 2 से डिवाइड दे देते हैं। डिवाइड दिए तो आ गया, ये दोनों को 39 और 7 को जोड़ने के बाद 46/2 एवरेज निकालना है। इसको कट के जो है 23 आ गया, जो एग्जैक्ट दूसरे वाले एलिमेंट का एकदम एग्जैक्ट जो है एटॉमिक वेट आ गया। समझ में आया, ये पहले वाले केस का था।
समझ में आया? इन्होंने एल्कली अर्थ मेटल में देखिए ये 7 यूनिट और 39 यूनिट का एवरेज निकाले एटॉमिक वेट का, और जैसे ही इन दोनों का एवरेज निकला वो जो है बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक वेट के इक्वल आ गया। तो ये बहुत ही गजब की बात हो गई। ये तो बौखला गए, कूदने लगे, कहे कि भाई आई मैंने कर दिया, बौखला गए पूरी तरह से। ठीक है, तो ये एल्कली अर्थ मेटल जो इन्होंने पूरी तरह से एग्जैक्ट, और उस समय ये बहुत ही फेमस हुआ था ये बात कि उन्होंने एग्जैक्ट 23 जो है एटॉमिक मास आ गया था एग्जैक्ट ऐसा करने से, तो ये बहुत उस समय फेमस हो गया था। अब उन्होंने दूसरा जो है ट्राइड बनाया, वो क्या था? वो एल्कली अर्थ मेटल को लिए उन्होंने 3 अब ट्राइड बनाए, और एक ट्राइड में 3 एलिमेंट को रखा जाता है, तो उन्होंने 3 ट्राइड बनाए थे, एक एल्कली अर्थ मेटल का, फिर एल्कली अर्थ मेटल का, फिर जो है हेलोजन का, एल्कली मेटल का, एल्कली अर्थ मेटल का, फिर हेलोजन का। तो एल्कली मेटल तो आपको समझा दिए। एल्कली अर्थ मेटल में उन्होंने क्या किया? कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम, ये तीनों एलिमेंट्स को लिए। अब कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 यूनिट होता है, बेरियम का 137 यूनिट और स्ट्रोंटियम का 88 यूनिट होता है। अब 40 यूनिट और 137 यूनिट जो है ये पहला वाला एलिमेंट, ये देखिए ये पहला वाला एलिमेंट, ये दूसरा वाला तीसरा वाला एलिमेंट, ये दोनों एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज निकाले तो ये 88.5 आया। और 88.5 ध्यान से देखिए तो इसके एग्जैक्ट इक्वल तो नहीं आया, बीच वाले के स्ट्रोंटियम के एग्जैक्ट इक्वल तो नहीं आया, लेकिन अप्रॉक्स में इक्वल आ गया। तो हम मान सकते हैं कि भाई ये भी एल्कली अर्थ मेटल का भी जो है यहाँ पर स्ट्रोंटियम का जो है एटॉमिक मास मिल रहा है, तो ये भी बहुत बड़ी बात हो गई थी ना। इस हिसाब से क्या पता चला कि ये तीनों का जो है प्रॉपर्टी एकदम सेम है। अब यहाँ हेलोजन पर आए, हेलोजन पर उन्होंने क्या देखे कि यहाँ पर कैल्शियम बेटा है, फिर ब्रोमीन है और आयोडीन है, ये हेलोजन फैमिली का एलिमेंट्स है। अभी आगे पढ़ोगे आप, जैसे ही मैं आगे जाता जाऊंगा आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, कैल्शियम का एटॉमिक मास 35.5, ब्रोमीन का 80 और आयोडीन का 127। इस क्लोरीन और आयोडीन का जो है इस दोनों एलिमेंट्स के एटॉमिक मास का क्या किए? एवरेज निकाले तो इसका 81.25 आ गया। तो ये देखिए ये भी अप्रॉक्स में इक्वल है ब्रोमीन के, ये अप्रॉक्स में इक्वल है, एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन अप्रॉक्स में तो है। तो ये 3 ट्राइड उन्होंने बनाए, ये पहला ट्राइड था, ये दूसरा ट्राइड था और ये तीसरा ट्राइड था, जो ये तीनों ट्राइड जो है सक्सेसफुल हो गया था। लेकिन उस समय जो है लगभग 15 से 16 एलिमेंट्स उस समय थे। उस समय जिस समय इन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर रहे थे, पहली बार तो इन्होंने स्टार्ट किया था, और पहली बार जो क्लासिफाई कर रहे थे तो उस समय में 15 से 16 एलिमेंट्स वहाँ पर नोन थे, उस समय खोजे जा चुके थे और भी खोजे जा रहे थे, लेकिन 15 से 16 एलिमेंट उस समय खोजे गए थे। तो उसमें आप देखिए 3 यानी 9 एलिमेंट को ही अरेंज कर पाए, पूरे एलिमेंट को अरेंज कर ही नहीं पाए। अभी ड्रॉबैक, ये तो पूरा पढ़ लेंगे। ये इन्होंने सबसे अच्छी बात क्या है इनके लिए कि ये सबसे पहली बार एलिमेंट्स को क्लासिफाई किए थे। ये बंदा, ये जो बंदा आपको डोवेनियर दिख रहा है, ये पहली बार एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का कोशिश किए थे। ठीक है, लेकिन इनका बहुत सारा खामी वामी हो गया था। इनका जो लिमिटेशन है, क्यों हम जो है डोवेनियर का जो ट्राइड वाला जो नियम है उसको हम क्यों नहीं आज के दुनिया में, आज के मॉडर्न टाइम में क्यों इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो हम देखेंगे लिमिटेशन में। ठीक है, अब इन्होंने इसका वेट, ये मिडिल वाले का वेट, इस तीनों का वेट अगर इक्वल हो रहा था, इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि एल्कली मेटल, फिर एल्कली अर्थ मेटल, फिर हेलोजन, जिसमें आपको एल्कली मेटल में लिथियम, सोडियम, पोटासियम, फिर एल्कली अर्थ मेटल में कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, हेलोजन में कैल्शियम और ब्रोमीन, आयोडीन, ये तीनों जो है ना, ये तीनों जो ग्रुप में देख रहे हैं, ये तीनों का प्रॉपर्टी सेम होता है, केमिकल प्रॉपर्टी। क्यों? तो लिथियम का जो वैलेंसी होता है वो 1 होता है, सोडियम का भी 1 होता है, पोटासियम का भी 1 होता है। ठीक है, समझ में आ रहा? इसका जो ऑक्साइड बनता है किसका? एल्कली अर्थ मेटल, सॉरी एल्कली मेटल यानी लिथियम का जो ऑक्साइड बनता है, सोडियम का जो ऑक्साइड बनता है, पोटासियम का जो ऑक्साइड बनता है, वो भाई साहब क्या बनता है? R2O बनता है ना, R2O। यहाँ देखिए कैल्शियम, देखिए तो यहाँ एल्कली मेटल में R2O ऑक्साइड बना। ठीक है, तो ये सभी का ऑक्साइड R2O ही बनेगा।
इसमें जो है इस कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम में तीनों का वैलेंसी 2 होता है और इसका जो ऑक्साइड बनता है वो RO बनता है। क्या बनता है? RO बनता है। इसी के लिए तीनों का प्रॉपर्टी सेम है। अब हैलोजन में देखिए, इनका तो ऑक्साइड बनेगा ही नहीं इनका ऑक्साइड नहीं बनता है क्योंकि ये सारे नॉन मेटल है, ठीक है, इनका ऑक्साइड नहीं बनता। लेकिन इनका जो वैलेंसी होता है ना भाई साहब, इनका जो वैलेंसी होता है वो तीनों का -1 -1 -1 होगा और ये तीनों जो है ना वो एक ही तरह के आयन बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ हैलोजन का भी जो वैलेंसी है तीनों का -1 -1 आता है, ठीक है, समझ में आया। और ये तीनों जो है ना क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं। तो तीनों का प्रॉपर्टी जो है ना सेम होता है। ये तीनों जो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी शो करते हैं, समझ में आया। तो आई थिंक ये सारा चीज़ आपको समझ में आया होगा। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि क्यों डवर्नियर जी का ये जो ट्राइड वाला जो रूल था वो हम लोग जो है अभी के टाइम में रिजेक्ट कर दिए हैं। तो ठीक है बच्चों, तो अब हम बात करेंगे लिमिटेशन ऑफ डवर्नियर्स ट्राइड। डवर्नियर्स के ट्राइड में क्या लिमिटेशन रह गई, क्या कमी रह गई, क्यों उसको रिजेक्ट कर दिया गया, इसी के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये देखिए, डवर्नियर कुड आइडेंटिफाई ओनली 3 ट्राइड फ्रॉम द एलिमेंट नोन दैट टाइम। उस समय डवर्नियर ने बहुत सारे एलिमेंट्स नोन थे, वहां पर 15-16 एलिमेंट्स नोन थे, लेकिन उन्होंने 3 ही ट्राइड बनाए। कितना? 3 ही ट्राइड बनाने में सक्सेसफुल हुए, उसके आगे वो ट्राइड नहीं बना सके, ठीक है। और इसी कारण एट दैट टाइम जितने सारे एलिमेंट्स खोजे गए थे, तो 15-16 खोजे गए, तो 4-5 ट्राइड बनना चाहिए था। लेकिन भाई साहब उन्होंने 3 ही ट्राइड बनाने में सक्सेसफुल रहे और सारे जो एलिमेंट्स के जो ट्राइड थे उन्होंने बनाने में असमर्थ रहे, ठीक है। हैंस दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इनटू ट्राइड वाज नॉट फाउंड टू बी यूजफुल फॉर क्लासिफाइंग मैनी अदर एलिमेंट्स। और भी सारे एलिमेंट्स थे, उनको जो है ट्राइड में क्लासिफाई करना मतलब यूजफुल नहीं लग रहा था, सेट नहीं बैठ रहा था, अच्छे से नहीं हो पा रहा था, गलत हो जा रहा था। सिर्फ और सिर्फ 3 ही जो है ट्राइड हो पाया, 9 एलिमेंट्स उसमें अरेंज हो पाए, अन्यथा उसके बाद कोई नहीं हुआ, ठीक है। लिथियम था, सोडियम था, पोटासियम था, ठीक है, फिर बेरियम, कैल्शियम, ये सारा था, फिर उसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही सारा एलिमेंट्स जो है अरेंज हुआ था और बाकी जितने एलिमेंट्स थे उसको अरेंज नहीं किए थे, वो हुआ ही नहीं था उस समय, ठीक है। तो ये लिमिटेशन था जो समझ में आया। एग्जाम में लिमिटेशन पूछता है तो आप याद रखो। लेकिन भाई इनका लॉ हमको क्यों पढ़ना पड़ रहा भाई साहब? क्योंकि इन्होंने पहली बार, याद रखिए, इन्होंने पहली बार, सबसे पहली बार इन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का प्रयत्न किए थे। और वैसे भी पहली बार जो भी चीज़ होती है वो हम लोग को याद रहता है। जैसे पहली मोहब्बत, ठीक है ना, पहली मोहब्बत को भुलाया नहीं जाता है। तो ये गाना नहीं है, पहली पहली बार मोहब्बत की है, कुछ ना समझ में आए मैं क्या करूं। तो भाई साहब थम जाइए। क्या करना है आपको? डेयरी मिल्क खरीदना है और लड़की को जाके देना है और प्रोसेस को आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो जो पहली बार पहली मोहब्बत रहती है, जो भी चीज़ पहला रहता है ना वो भूला नहीं जाता है, ठीक है। जैसे मैंने पहला वीडियो जो बनाया था उसको मैं अभी तक नहीं भूला हूँ, ठीक है। उस समय मेरे को बोलने में ही नहीं होता था, लिखने में नहीं होता था और धुंधला क्वालिटी, तो सारा वीडियो है, आप देख सकते हो, सबसे पहला वीडियो। तो पहला चीज़ को भुलाया नहीं जाता है। इसी के लिए ये जो डवर्नियर थे पहली बार एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर रहे थे, इसी के लिए इनके बारे में पढ़ा मतलब हम लोग पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं, ठीक है। इनको भुलाया नहीं जा सकता। तो यही था डवर्नियर्स का ट्राइड। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। और आज जो है अच्छे तरह से जो है शुरुआत हो गई है, एक नए अंदाज से ये चैप्टर की शुरुआत मैंने कर दी है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। और सारा जो वीडियो होगा वो सारा आते जाएगा, डेली अपलोडिंग में वीडियो आएगा। डेली जो है हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे एक नए अंदाज में, ठीक है बच्चों। तो पिछला जो भी वीडियोस था, जैसे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, ठीक है, सारा जो है चैप्टर्स का वीडियो आपको मेरे YouTube चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हो। और हम यही आप लोग से आशा करते हैं कि आप लोग टर्म 2 में 4 के आइएगा, ठीक है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।